हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। इसमें आपका चैप्टर है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों पर इनका नियम हम देखते हैं क्या क्या है। पूर्णांकों पर योग संक्रियाएं। सबसे पहला इसकी संक्रिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे दो प्लस तीन, दो आपका धनात्मक पूर्णांक है और तीन भी धनात्मक पूर्णांक है, तो दो और तीन का योगफल पाँच। पाँच भी एक आपका क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। इसे हम समवर्ग प्रगुण के नाम से भी जानते हैं। इसको हम समवर्ग प्रगुण के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दूसरी संक्रिया इसकी है कि धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में रखकर जोड़ने पर मान समान रहता है। अर्थात इनका आप क्रम आगे पीछे करके जोड़ेंगे तब भी उनका मान वही रहेगा। जैसे दो और पाँच, ये दो पूर्णांक हैं। इनको आप किसी भी क्रम में जोड़िए, दो में पाँच को जोड़िए तब भी मान वही रहेगा, या आप पाँच में दो को जोड़िए, दोनों स्थितियों में मान बराबर होगा। पाँच दो सात हो जाएगा, यहाँ भी पाँच दो सात हो जाएगा। तो इसको हम क्रम विनिमेय प्रगुण के भी नाम से जानते हैं। इसको हम क्रम विनिमेय प्रगुण के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आते हैं अगले संक्रिया पर। इसके यदि तीन धन पूर्णांक ए बी सी हो, यदि तीन धन पूर्णांक ए बी सी हो तो ए और बी को जोड़कर उसमें सी को जोड़ें। इसमें सी को जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है वही मान बी और सी को जोड़कर उसमें ए जोड़ने पर प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। जैसे पहले आप ए और बी को जोड़ लीजिए, इसके बाद इसमें सी को जोड़िए, इसकी तो ये मान जो आएगा वह मान बी और सी को पहले जोड़ लें, उसके बाद ए को जोड़ें, इसके बराबर होगा। इसको अंक लेकर भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए 3 अंक हैं, 5, 7, 8। तो अब यहाँ पर हम पहले 5 और 7 को जोड़ लें, इसके बाद 8 को जोड़ें, फिर पूरा 7 और 8 को जोड़ने पर उसमें 5 जोड़ें। दोनों कंडीशन में मान बराबर आएगा। 7, 5 12 हो जाएगा, फिर 12 में 8 जोड़ेंगे, 12, 8 20 हो जाएगा। इधर अब देखते हैं, पहले 7 और 8 को जोड़ लीजिए, 8, 7 15 हो जाएगा, 15, 5 20, यानी कि ये मान बराबर है। इस नियम को हम जो है साहचर्य प्रगुण के नाम से भी जानते हैं, साहचर्य प्रगुण के नाम से भी हम जानते हैं इस तीसरे नियम को। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। ये तो योग की संक्रियाएं थीं पूर्णांकों की, अब इनकी गुणन की संक्रियाएं क्या क्या हैं इनके बारे में हम आगे जानते हैं। पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया। पहला है, यदि 2 धन पूर्णांकों का गुणा करें तो गुणनफल भी एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। यदि 2 धन पूर्णांकों का गुणा करें तो गुणनफल भी एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। या अगर आप 2 ऋण पूर्णांकों का गुणा करें तब भी गुणनफल आपको धन पूर्णांक प्राप्त होता है। तो आप चाहे जिससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मतलब हमारा है कि 2 पूर्णांकों का गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्णांक होता है, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो। तो हमने यहाँ धन पूर्णांक लेकर के लिखा है, आप ऋण पूर्णांक पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 धन पूर्णांक आप ले लीजिए, मान लीजिए 5 हो गया, 9 हो गया। 5 और 9 दोनों धन पूर्णांक हैं, इनका गुणा करेंगे, 5 गुणे 9 करेंगे 45। 45 भी आपका क्या है, ये धन पूर्णांक है। इससे क्या सिद्ध होता है कि 2 पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो हमको गुणनफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। इसको हम जैसे अभी हमने योग संक्रिया में हमने बताया है, इसके पहले पहला नियम हमने क्या बताया, समवरक। इसको हम समवरक नियम भी कहते हैं, समवरक नियम, यानी गुणन संक्रिया भी समवरक नियम का पालन करती है। पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया जो है इस समवरक नियम का पालन करती है। इसके बाद अगला दूसरा है, यदि 2 पूर्णांकों को किसी भी क्रम में रखकर गुणा करें, किसी भी क्रम में रखकर गुणा करें तो गुणनफल सदैव समान रहता है। दो पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में रख करके गुणा करें तो गुणनफल सदैव समान रहता है, यानी गुणा करने पर जो मान आता है वो हमेशा
दोनों स्थितियों में समान रहता है। जैसे -2 और 5, इसमें हम गुणा कर लें। -2 गुणे 5 पहले करें और इसके पश्चात हम 5 गुणे -2 कर लें। दोनों कंडीशन में मान देखिए आएगा बराबर। -2 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर -10 आएगा। फिर यहाँ पर 5 का गुणा -2 में करेंगे तब भी -2 आएगा। यानी कि दोनों साइड का मान बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में रख करके हम गुणा करें तो इनका मान सदैव समान रहता है। अर्थात ये पूर्णांक जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। पूर्णांकों की गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो यहाँ ये दूसरा आपका है क्रम विनिमय नियम है, जैसा कि हमने आपको योगफल में भी बताया था। चलिए आगे इसके पश्चात तीसरा इसका हम तीसरी संक्रिया देखते हैं। तीसरी संक्रिया आपकी है 3 या 3 ले लीजिए 3 धन पूर्णांकों में 3 धन पूर्णांकों में जैसे 3 धन पूर्णांक ए बी सी हैं, इनमें से हम ए और बी का गुणा करके उसके पश्चात सी का गुणा करें तो मान वही प्राप्त होता है जो कि बी और सी को गुणा करने पर ए का गुणा करने से मान प्राप्त होता है। 3 धन पूर्णांकों ए बी सी में ए और बी को गुणा करने पर या गुणा करके ए और बी को गुणा करके सी का गुणा करें तो वही मान प्राप्त होता है जो कि बी और सी का गुणा करके ए का गुणा करने पर प्राप्त होता है। ए गुणे बी गुणे सी, इसमें पहले हम ए और बी का गुणा करके उसके पश्चात सी का गुणा करें तो वही मान प्राप्त होगा जो कि पहले बी और सी का गुणा करके उसके बाद ए का गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा। ये दोनों मान बराबर होंगे। इसको हम अंक लेकर के भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे 3 अंक हैं आपके, कोई भी 3 अंक ले लीजिए 5, 4, 7। पहले 5 और 4 का गुणा कर लीजिए, इसके पश्चात 7 का गुणा करिए, फिर पहले 4 और 7 का गुणा करके उसके पश्चात 5 का गुणा करिए। दोनों स्थितियों में मान बराबर आएगा। 5 चौक के 20 हो जाएगा, 20 गुणे 7, 20 सत्ते 140। इधर देखते हैं, पहले 7 और 4 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 28 और 5 का गुणा करेंगे तो 28 पच्चे 140 आएगा। यानी कि दोनों साइड मान बराबर आ गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि धन पूर्णांकों में ये जो नियम हमने अभी तीसरा इसका गुण हमने बताया है, ये आपका जो है साहचर्य प्रगुण इसके नाम से जाना जाता है। इसको हम साहचर्य नियम भी हम कहते हैं। अर्थात
धन पूर्णांकों की गुणन संक्रिया में साहचर्य नियम का पालन होता है, यानी ये संक्रियाएं साहचर्य नियम पर लागू होती हैं। अगला है गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम। ये वितरण नियम या बंटन नियम भी इसको हम कह सकते हैं। गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम। ए बी सी 3 धन पूर्णांक हैं, ये आपके ए बी सी 3 धन पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर बी और सी को जोड़ने के पश्चात उसमें ए का गुणा किया जा रहा है। तो ये गुणनफल जो होगा, इसको वितरण करने के पश्चात जो अलग अलग मान आएंगे उनको जोड़ने पर जो मान आएगा उसके बराबर होगा। अर्थात ए गुणे बी प्लस बी गुणे ए गुणे सी करने के पश्चात ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। इसको चेक कर लीजिए संख्याएं लेकर के। 3, 5। ए आपका है, ए के जगह पे 2 रखिए, बी के जगह पे 3 रखिए, सी के जगह पे 5 रखिए। उसके बाद इसको सिद्ध करिए। 2 गुणे 3 प्लस 5 बराबर, अब यहाँ गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। देखते हैं दोनों साइड का मान बराबर आता है या नहीं। 2 गुणे 3 प्लस 5 करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा। इधर भी कर लीजिए हल। 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको गुणा हम करेंगे, 8 दूनी 16 आएगा। इधर हम जोड़ेंगे 10 और 6, 16 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों साइड का मान बराबर है, यानी ये पूर्णांकों की गुणन संक्रिया में योग का वितरण नियम ये पालन करती है। इसके पश्चात हम आते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम, यदि 2 पूर्णांकों का योगफल 0 आता है तो वे दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो लिखेंगे यदि 2 पूर्णांकों का योगफल 0 हो तो वे एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, ए का योगात्मक प्रतिलोम, ए का योगात्मक प्रतिलोम -a हो जाएगा। क्योंकि ए में अगर हम -a को जोड़ेंगे तो दोनों का मान 0 आ जाएगा, यानी a प्लस -a जब हम करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस, अब यहाँ प्लस है, कोष्ठक हटाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, a में से a जाएगा 0, यानी 0 आ गया। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि a का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा। या अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है उसका योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाता है तो बस कुछ नहीं करना है, उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देना है, उसके आगे ऋण चिन्ह लगा देना है, वह उसकी योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगी। जैसे
कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। -2 का योगात्मक प्रतिलोम, -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके आगे हम -2 के आगे ऋण चिन्ह लगाएंगे तो तुरंत माइनस माइनस का गुणा होकर के वो प्लस हो जाएगा, 2 हो गया। इसी तरह -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसके आगे हम माइनस चिन्ह लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2। चाहे जो संख्या हो, चाहे जो भी संख्या हो, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए बस उस संख्या के आगे हम ऋण चिन्ह लगा देंगे, उसका योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आगे चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल, यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल 1 आता है तो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। यदि दो पूर्णांकों का गुणनफल 1 आता है तो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे ए का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर हम a गुणे 1/a करेंगे तो क्या आएगा? a कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है और 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? a होगा। क्योंकि हम a में अगर 1/a का गुणा करेंगे तभी 1 आएगा और 1/a में अगर हम a का गुणा करेंगे तब 1 आएगा। तो लिखेंगे a का गुणात्मक प्रतिलोम a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। या आप यूँ कह सकते हैं ट्रिक के आधार पर कि अगर कोई भी संख्या है उसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हम उस संख्या को 1 के बटे कर लेंगे, वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगी, चाहे जो संख्या हो। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 कर लीजिए। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 हो जाएगा। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी आपको परिमेय संख्या क्यों ही ना दी गई हो, उसका भी गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आप 1 के बटे उसको कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपको 2/3 दे दी गई है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे आप तो 1 के बटे 2/3 कर देंगे। जब 1 के बटे 2/3 करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, यानी ये 3/2 हो जाएगा। यूँ आप कह सकते हैं अगर कोई परिमेय संख्या आपको दी गई है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको दिया जा रहा है तो आप बस अंश को हर बना लेंगे और हर को अंश बना लेंगे तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम तुरंत बन जाएगा। तो आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। ये तो हमने अभी आपको बताया कि पूर्णांकों पर ये गुणन की जो संक्रियाएं थीं इन सबको हमने बता दिया। अब है परिमेय संख्याओं पर।
परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। जैसा कि हमने अभी आपको जितने भी नियम बताए हैं पूर्णांकों से संबंधित, वही सारे नियम इसमें भी फॉलो होंगे। हम आपको शॉर्ट में इसको बताते हैं। पहला है आपका समवर्ग नियम। समवर्ग नियम का पालन इसमें होता है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। तीसरा साहचर्य नियम। चौथा है गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम। पांचवा है, इसमें भी योगात्मक प्रतिलोम होता है, धनात्मक प्रतिलोम होता है। अभी हमने आपको योगात्मक प्रतिलोम और धनात्मक प्रतिलोम बताया। कहीं कहीं पर आपको योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक मिलता है। ठीक है, तो योगात्मक तत्समक या योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव हम एक को कहते हैं, सॉरी एक को नहीं, जीरो को कहते हैं, शून्य को कहते हैं। चूँकि हम शून्य को किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी संख्या में हम जोड़ेंगे तो उसका मान हमको वही प्राप्त होगा, इसलिए शून्य को हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं। इसी प्रकार गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव हम एक को कहते हैं। गुणा का तत्समक अवयव हम एक को कहते हैं, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में, परिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या आपकी पूर्णांक हो, उसमें अगर हम किसी भी में एक का गुणा करेंगे तो गुणनफल हमको वही संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए एक को हम गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। बाकी सारे नियम जो पीछे हमने बताए हैं अभी हमने आपको पूर्णांकों पर, वे सभी नियम परिमेय संख्याओं पर भी फॉलो होते हैं, इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब अगली क्लास कल स्टार्ट होगी, तब तक के लिए आप लोग घर पर पढ़ाई करिए इस लॉकडाउन में, और आपकी परीक्षाएं चाहे जब हो सकती हैं, जब भी सरकार का आदेश निर्देश आएगा तब भी आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी।